गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय में आज अध्ययन करेंगे कोशिका जनन। इसे मुख्य रूप से दो बिंदु का अध्ययन करेंगे, एक कोशिकीय चक्र और दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है, जिसे कोशिका विभाजन या कोशिकीय जनन कहते हैं या कोशिकीय प्रजनन भी कहते हैं। सभी नई कोशिकाएं पुरानी या पैतृक कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। इसका प्रतिपादन नगेली नामक वैज्ञानिक ने किया था कि सभी कोशिका पुराने या पैतृक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ओमनी सेलुली सेलुला अर्थात पहले से उपस्थित कोशिका ही विभाजित होकर अपने जैसे नए कोशिका बनाते हैं। जिसके तो कहे कोशिका जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोशिका गुणन करती है या अपने समान नई कोशिका को पैदा करती है। कोशिकीय जनन या कोशिका विभाजन कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों अमीबा, पैरामीशियम, कुछ शैवाल और कुछ कवकों में उनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है सामान्यतः कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीव भी अपना जीवन एक ही कोशिका से प्रारंभ करते हैं। उस एक कोशिका का नाम है जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। ये जाइगोट चूंकि डिप्लॉयड 2n कोशिका होता है और एक ही कोशिका, चाहे वह निम्न वर्गीय शैवाल हो या उच्च वर्गीय एक वेल, नीली वेल की बात करें या मनुष्य की बात करें, तो एक ही कोशिका कई बार विभाजन करता है। अब विभाजन के फलस्वरूप लाखों करोड़ों कोशिकाओं को बनाता है और यही कोशिका अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और जीव के शरीर के अंग ऊतक विभिन्न कोशिका जो होते हैं अंग बनाते हैं, फिर अंग व्यवस्थित होकर एक जीव के शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार एक कोशिका से संपूर्ण जितने भी जीव हैं प्रकृति में, वो एक ही कोशिका से उनका जीवन प्रारंभ होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों के शरीर के कोशिकाओं में ऊतकों का मरम्मत या मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन इत्यादि क्रियाएं होती है। संक्षेप में कहें तो कोशिकीय प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों की वृद्धि और जनन या वृद्धि और विकास, प्रजनन और उनकी निरंतरता को बनाए रखता है या बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह एक प्रस्तावना हुआ कोशिकीय जनन का। फिर इस पॉइंट आ जाता है कोशिकीय चक्र। प्रत्येक कोशिका जो होते हैं वो अपने जीवन काल में कई क्रियाएं क्रम से करती हैं, कई क्रियाएं होते रहती है। इन सभी क्रियाओं को एक साथ कोशिकीय चक्र कह देते हैं। यह क्रिया कोशिका के निर्माण से लेकर एक कोशिका के निर्माण से लेकर उस कोशिका के फिर से विभाजित होने तक की संपूर्ण क्रियाएं को कोशिकीय चक्र कहते हैं। पहले जो कोशिका, एक बार कोशिका छोटा है, ये कोशिका वृद्धि करेगा और वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका या मूल कोशिका के समान बड़ा होगा और पुनः ये कोशिका विभाजित होकर फिर दो कोशिका बनाएगा। अब ये दो छोटे कोशिका बनेंगे, संतति कोशिका बनेंगे, वो पुनः अपने स्वरूप में परिवर्तित करेगा, वो पुनः अपनी मातृ कोशिका की तरह होगा और पुनः वो विभाजन करेगा। इस प्रकार से कहे तो ये कोशिका एक कोशिका से दूसरे कोशिका फिर विभाजित होते रहते हैं। अब इस प्रकार से विभाजन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहता है। इसको कोशिकीय चक्र कहते हैं, क्योंकि एक चक्र के रूप में चलते रहता है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है जो विभाजन के बाद वो पुनः विभाजित नहीं होते या मृत हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर दूसरे कोशिका उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकीय चक्र नहीं होता, क्योंकि कोशिका विभाजित होकर जब संतति कोशिका बनाते हैं, 4 कोशिका बनाएंगे गेमीट के रूप में, तो गेमीट जो है पुनः विभाजित नहीं होता। किंतु समसूत्री विभाजन में क्रमशः कोशिकीय चक्र चलते रहता है, जिसके कारण से जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, जीवों के शरीर का वृद्धि, विकास, मरम्मत, एक क्रिया जो है जीवन भर चलते रहती है। अलग अलग जीवों में जो कोशिकीय चक्र है उसमें अलग अलग समय लगता है। जैसे एक पौधा है विसिया फेबा, हम दिन चक्र का अध्ययन करें तो कोशिकीय चक्र की जो 2 प्रक्रियाएं होती है, एक अंतरावस्था और दूसरी प्रक्रिया विभाजन की प्रक्रिया। अंतरावस्था को 3 उप वर्गों में बांटे हैं, एक G1 उपावस्था, दूसरा S और तीसरा G2 उपावस्था। तो विसिया फेबा एक पौधा है, इनके जो अवस्थाएं हैं उसमें G1 जो अवस्था है इसके लिए 12 घंटा का समय लगता है, और S अवस्था के लिए 6 घंटा, G2 अवस्था के लिए समय लगता है इसमें 12 घंटा, M अर्थात विभाजन के लिए 1 घंटा, कुल 31 घंटा समय लगता है। इस प्रकार से एक जीव, उसी प्रकार से चूहे की कोशिका पर देखें, एक चूहा, इनकी कोशिका में 12 घंटा, G1 अवस्था 12 घंटा, S अवस्था 6 से 8 घंटा लेता है, G2 अवस्था जो है 3 से 4 घंटा और M अवस्था 1 घंटा। इस प्रकार से ये 22 से 25 घंटे में एक कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिका बनाता है। उसी प्रकार से मानव के कोशिका का अध्ययन करें, मानव के कोशिका में जो G1 अवस्था 12 घंटा का समय लेता है, S अवस्था 10 घंटा, G2 अवस्था 6 घंटा, 3 घंटा और M अवस्था 1 घंटा। इस प्रकार से ये 26 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अलग अलग जीवों में विभाजन की जो में लगने वाली जो समय होती है वो भिन्न भिन्न होती है। विभाजन में जो समय लगती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। ये एक उदाहरण है कुछ जीवों का, जैसे विसिया फेबा, चूहा और मनुष्य कोशिकाओं में इस प्रकार से विभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं। दो वैज्ञानिक हैं, हार्वर्ड और पेल्क, इन्होंने 1953 में कोशिकीय चक्र में जो पाई जाने वाली विभिन्न अवस्थाएं हैं इसकी खोज की, और इन्होंने बताया कि कोशिकीय चक्र में 2 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था विभाजनांतराल, या अंग्रेजी में इसको इंटरफेस कहते हैं। दूसरी अवस्था विभाजन अवस्था। इस प्रकार से 2 अवस्थाएं होती है, इसको डिवीजन फेस, ये 2 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था विभाजन अंतराल और दूसरा विभाजन अवस्था। इसको हार्वर्ड और पेल्क ने बताया। तो इसमें पहला अवस्था पर चर्चा करते हैं
विभाज्य। ये पहला अवस्था है इंटरफेस। कोशिका के एक कोशिका को दो कोशिका में विभाजित होने के बाद जो बीच का समय होता है उस समय को अंतरावस्था कहते हैं या विभाजन अंतराल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र महीन क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं और इस अवस्था में उन सारी वस्तुओं का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन के समय उपयोग होने वाले होते हैं। इस अवस्था को संश्लेषण होने वाले पदार्थों के आधार पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था या इसको अंग्रेजी में G1 फेज कहते हैं। पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था या G1 फेज कहते हैं। इस उप अवस्था में जो कोशिका, चूंकि संतति कोशिका है वो छोटा रहता है, आकार देखें तो ये छोटा है, तो गुणसूत्र महीन क्रोमेटिन जाल के रूप में यहाँ पर क्रोमेटिन नेट या जाल के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी कोशिका में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। चूंकि कोशिका विभाजन के समय डीएनए का द्विगुणन होना होता है तो आरएनए या प्रोटीन बनते हैं जो अगली अवस्था में डीएनए के द्विगुणन के समय डीएनए बनाने में सहायक होते हैं। इस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, आशय इत्यादि का निर्माण भी होता है। इसके अलावा यह कोशिका थोड़ा आकार में बढ़ेगा, ये थोड़ा आकार में बढ़ जाता है। ये G1 अवस्था। दूसरा अवस्था है G2 उप अवस्था, सॉरी S अवस्था, संश्लेषणात्मक अवस्था। संश्लेषणात्मक अवस्था या S फेज। क्योंकि G1 अवस्था में आरएनए या प्रोटीन बना है, अब इसी आरएनए प्रोटीन की सहायता से संश्लेषण अवस्था में डीएनए का गुणन होता है। एक महत्वपूर्ण क्रिया है डीएनए का गुणन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि विभाजन के पहले ही डीएनए गुणन कर लेते हैं। जब इसका गुणन या इसको एक और नाम से जानते हैं डीएनए का अनुलिपीकरण या प्रतिकृतिकरण, कई नाम है, 2-3 नाम है। गुणन कहेंगे, प्रतिकृतिकरण कहेंगे या अनुलिपीकरण। जब डीएनए का अनुलिपीकरण होता है तो यहाँ पर डीएनए के 2 सूत्र बनते हैं और दोनों सूत्र जो होते हैं इतने नजदीक होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि वो कौन सा सूत्र पुराना है और कौन सा सूत्र नया है वो पहचानना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से डीएनए जो होता है इतने निकट होते हैं, दोनों सूत्र, इसमें एक पुराना सूत्र है और एक नए सूत्र, पर दोनों सूत्र को पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन सा सूत्र पुराना है और कौन सा नया सूत्र है। पूर्व संश्लेषण में पूरे कोशिकीय विभाजन के समय ये 30 से 40% समय लेता है। इस अवस्था
30 से 50% समय लेता है। पूरे कोशिका विभाजन के अगर समय को बांटें तो एक सामान्य कोशिका में अगर घंटा में देखें तो 6 से 8 घंटा समय का उपयोग करता है, समय लेता है इस विभाजन के फलस्वरूप। इसके बाद तीसरा उपावस्था है पश्च संश्लेषणात्मक अवस्था या G2 फेज। इस उप अवस्था में पुनः आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्योंकि कोशिका विभाजन के समय प्रोटीन और आरएनए की आवश्यकता होती है, यह इस विभाजन में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी दो एक और क्रिया होंगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। या पादप कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट, इसका भी विभाजन होता है। ये भी अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग हैं, ये भी विभाजित होते हैं और बराबर खंडों में बंट जाते हैं। ये पूरे कोशिकीय चक्र का 10 से 20% समय लेता है। पूरे कोशिकीय चक्र का 10 से 20%। इस समय इनके जो गुणसूत्र होते हैं थोड़ा लंबे और खुले हुए होते हैं, कि जो गुणसूत्र होंगे थोड़ा से लंबे और खुले हुए होंगे। इस प्रकार से विभाजन अंतराल में 3 अवस्था, पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था, दूसरा संश्लेषणात्मक अवस्था और तीसरा पश्च संश्लेषणात्मक अवस्था, 3 उप अवस्थाएं। ये तैयारी अवस्था है, इसका एक और नाम लिख लेंगे, तैयारी अवस्था। चूंकि कोशिका विभाजन के पूर्व कोशिका विभाजन होने के लिए सब तैयारी करता है, तो इसको तैयारी अवस्था भी कहते हैं। इसके पश्चात इसका दूसरा बिंदु है विभाजन अवस्था या एम फेस या डी फेस, एम फेस या डी फेस के नाम से जानते हैं। डिवाइडिंग फेस या माइटोटिक फेस कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर 2 या 4 संतति कोशिका बनाते हैं। जब विभाजन माइटोसिस होगा तो 2 कोशिका बनेंगे और जब विभाजन मियोसिस होगा तो 4 कोशिका बनते हैं। जब माइटोसिस विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इस समय जो संतति कोशिका है उनमें जो गुणसूत्र है वो उनके मूल कोशिका या मातृ कोशिका के गुणसूत्र के बराबर होंगे। यदि विभाजन अर्धसूत्री हुआ तो संतति कोशिका में जो गुणसूत्र होंगे वह उनके मूल कोशिका या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री मतलब गुणसूत्र का समान भागों में बंटना। ये विभाजन की जो प्रक्रिया है ये 2 पदों में होगी, 2 स्टेप होंगे इनका। पहला है कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन इसको बोलेंगे हिंदी में केंद्रक विभाजन। इस क्रिया में जो एक कोशिका है जो विभाजन के लिए तैयारी अवस्था में तैयार हुआ है, ये कोशिका विभाजित होंगे तो इनके अंदर जो केंद्रक होंगे और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं तो गुणसूत्र विभाजित होंगे।
ये दो अवस्थाएं में होगी, समसूत्री और अर्धसूत्री में। इसमें 4 अवस्था होते हैं, एक प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस और चौथा है टीलोफेस। इन चारों अवस्थाओं से होकर जब एक कोशिका विभाजित होते हैं तब वो 2 या 4 संतति कोशिका बनाते हैं। इसको कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन कहते हैं। दूसरा है केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ये कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका 2 भागों में, उनके कोशिका के अंदर जो केंद्रक है 2 भागों में बढ़ चुका है। अब 2 केंद्रक बना, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक बना हुआ है, पर एक ही कोशिका है अभी इसके अंदर। अब इन केंद्रकों को 2 भागों में कोशिकाओं को बांटना, तो इनके बीच ये 2 भाग विभाजित करने के लिए कुछ क्रियाएं होगी। यदि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल जंतु कोशिका, तब इसमें संकीर्णन पैदा होगी, अर्थात ये दोनों कोशिका झिल्ली इस प्रकार से ऐसे संकीर्ण बनाते हुए आपस में मिलेंगे। दोनों केंद्रक झिल्ली में ऐसे खांचे बनेगी, ये देखिए, ये कोशिका झिल्ली ऐसे खांच, फिर ये खांच ऐसे गहरे होते जाते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। जिस जगह पर मिले वहां से ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ये है संकीर्णन के द्वारा। यदि ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका में विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर एक सेल प्लेट कोशिका पट बनता है। डिक्टियोसोम अर्थात गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्लीमय रचना है वो स्पिंडल के मध्य रेखा पर एक प्लेट बना देता है, कोशिका पट बोलते हैं जिसको। इस प्लेट को बनाने के बाद ये 2 भागों में बढ़ गया। इस प्रकार से एम अवस्था में केंद्रक विभाजन के द्वारा 2 या 4 संतति कोशिका बनेंगे। यदि समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका, जनन कोशिका या संतति कोशिका। यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 संतति कोशिका बनेंगे। फिर कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार। पहला समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा असूत्री कोशिका विभाजन। इस प्रकार से कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन प्रजनन और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं और दोनों ही के समान गुणसूत्रों का ठीक ठीक वितरण बराबर मात्रा में संतति कोशिकाओं में बढ़ते हैं। और इस प्रकार से इसका अध्ययन सबसे पहले W. फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। इसे एक सरीसृप है, ट्राइट्यूरस मस्कुला, एक सरीसृप का नाम है। ट्राइट्यूरस मस्कुलोसा
इस सरीसृप में अध्ययन किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन बेलर नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया और इनको 3 वर्गों में बांटे, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री और असूत्री। असूत्री कोशिका विभाजन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। असूत्री जो है निम्न श्रेणी के जीवों में, बाकी जो विभाजन होंगे ये सभी जीवों में, उच्च वर्गीय जीवों में, पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप संतति कोशिका का निर्माण होता है। इसमें पहला देखेंगे, इसके बाद पहला समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो कोशिका विभाजन के प्रकार में पहला कोशिका विभाजन देखेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन में 2 क्रियाएं होगी। पहला केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसमें केंद्रक विभाजन होगा और दूसरा होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसका ये पहला है, ये अक्षर से लिखेंगे केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन में पहला अवस्था इंटरफेस। इंटरफेस के 3 उप अवस्थाएं होगी, G1 उप अवस्था, S उप अवस्था और G2 उप अवस्था। ऐसे देखेंगे इन क्रम से। तो समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किया। समसूत्री कोशिका विभाजन जीवों के शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है या कायिक कोशिका में होता है, इसलिए इस विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं। इस कोशिका विभाजन के फल स्वरूप बनने वाले जो संतति कोशिका होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या उनकी मातृ कोशिका या मूल कोशिका के बराबर होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम और कुछ शैवाल, कवक, इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होता है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। समसूत्री विभाजन की प्रमुख 2 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था केंद्रक विभाजन, दूसरा अवस्था कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन जो है मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है। पहला इंटरफेस अवस्था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस अवस्था हम पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे इंटरफेस अवस्था। इसको तैयारी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो छोटा कोशिका है उस छोटा कोशिका को अपनी मातृ कोशिका के स्वरूप में आने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तैयारी होना पड़ता है। इसमें पहला अवस्था G1 उप अवस्था, एक कोशिका है, इसके अंदर जो गुणसूत्र है महीन क्रोमेटिन जाल के रूप में है और इसमें RNA और एक्टिव प्रोटीन का निर्माण होता है जो DNA संश्लेषण में मदद करते हैं। ये G1 अवस्था। फिर दूसरा S अवस्था। S अवस्था में
यही जो केंद्रक कोशिका का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो इस प्रकार से द्विगुणित हो जाते हैं या डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। यहाँ पर लिखेंगे डीएनए का गुणन होता है। और जब गुणन होता है तो डीएनए को हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा सूत्र नया है और कौन सा सूत्र पुराना होता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के क्षारीय प्रोटीन है। अब इस प्रकार से कहें कि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। इस समय पूरे कोशिका विभाजन का 30 से 50%, इस अवस्था 30 से 40% समय रखता है। इसके बाद तीसरा अवस्था जो है वो G2 उप अवस्था। इस अवस्था में जो केंद्रक होते हैं वो जोड़े बना लेते हैं या लंबे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और इस समय पुनः RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कोशिका विभाजन में लगने वाला होता है। इसी अवस्था में सेंट्रोसोम जो होता है, जो सेंट्रोसोम है वो 2 भागों में बढ़ता है जिनको सेंट्रिओल कहेंगे। अब 2 भागों में बटेगा। अब ये सेंट्रोसोम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में जब ये बटेगा, अब ये दोनों भाग जो है दोनों ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं एस अवस्था, अर्थात कोशिका अब पूरी तरह से विभाजन के लिए तैयार हुआ। यह पूरे कोशिका विभाजन का 10 से 20% समय लेता है। तीनों उप अवस्था के बाद ये कोशिका पहुंचते हैं प्रोफेस अवस्था के लिए। इंटरफेस के बाद सीधा पहुंचते हैं प्रोफेस अवस्था के लिए। इंटरफेस के बाद अगला अवस्था हो जाएगा प्रोफेस अवस्था। प्रोफेस दूसरा। प्रोफेस अवस्था में ये जो कोशिका है इसके अंदर ये केंद्रक हुआ। इसमें गुणसूत्र इस प्रकार से लंबे जोड़े के रूप में पाए जाएंगे जिनके क्रोमेटिड क्लियर होंगे। इसी समय सेंट्रोसोम विभाजित होकर सेंट्रिओल बनेंगे और दोनों सेंट्रिओल ध्रुवों की ओर अग्रसर होते हैं। यदि पादप कोशिका है तो सेंट्रोसोम सेंट्रिओल बनाएगा, यदि दंतु कोशिका है तो उसमें सेंट्रोसोम नहीं बनता। अब इसी सेंट्रोसोम से कुछ ऐसे तंतुओं का निर्माण होगा। इस तंतुओं को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु कहते हैं। इस समय गुणसूत्र आकार में धीरे धीरे छोटे और मोटे हो जाते हैं। इनको हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। अब इनके दोनों अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वह सेंट्रोमियर से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस अवस्था में इतनी परिवर्तन होगा। इसके अंतिम अवस्था में जब पहुंचेंगे, ये प्रोफेस का एक और चित्र देख लेते हैं। तो उस समय इनके जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होंगे दोनों विलुप्त हो जाएंगे। सिर्फ गुणसूत्र आपको बीच में दिखाई देगा। ये ऐसे गुणसूत्र भर दिखेंगे। सेंट्रिओल दिखेगा, इसमें तरकु तंतु बनना प्रारंभ होगा। ये प्रोफेस का ही चित्र है दोनों, क्योंकि उस समय क्या क्या विलुप्त हो गया। अंतिम में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों विलुप्त हो जाते हैं। इसका तीसरा अवस्था प्रोफेस के बाद मेटाफेस। मेटाफेस अवस्था में जो गुणसूत्र होगा वो मध्य रेखा पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। मध्य रेखा मतलब बीचों बीच व्यवस्थित होंगे और स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल इनके सेंट्रोमियर से इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाते हैं। इसी समय गुणसूत्र जो है आकार में छोटे मोटे दिखाई देते हैं और बिल्कुल बीचों बीच
कोशिका के इक्वेटर मतलब मध्य रेखा पर स्थित होंगे। इस समय इनकी जो भुजाएं होगी, है ना, वो ध्रुवों की ओर, ये भुजाएं जो है ध्रुवों की ओर, और सेंट्रोमियर जो होगा, सेंट्रोमियर मतलब एक बिंदु है जिस पर गुणसूत्र जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसका मैं डिटेल संरचना बनाऊं तो एक गुणसूत्र इस भाग में जुड़ा हुआ, ये है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर जहां पर गुणसूत्र जुड़े होते हैं। तो सेंट्रोमियर मध्य रेखा पर और भुजाएं इनके ध्रुवों की ओर होती है। इसी जगह पर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पर जाकर जुड़ जाता है, सेंट्रोमियर पर जुड़ता। इसी समय हम गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी अवस्था में हमने मनुष्य के पूरे 45 गुणसूत्रों को, 46 गुणसूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। या जो वैज्ञानिक होते हैं, जीव वैज्ञानिक, गुणसूत्र का अध्ययन करना होता है तो इसी मेटाफेज अर्थात मध्य अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं। हमने भी किया प्याज की जड़ों में कोशिकाओं का अध्ययन, तो इसी अवस्था में किया। मेटाफेज के बाद चौथा नंबर है, अच्छा इसमें एक और परिवर्तन होगा। ये जो स्पिंडल फाइबर होगा वो मेटाफेज अवस्था के अंतिम में ये गुणसूत्र को अपनी ओर खींचने लगते हैं। अपनी ओर मतलब ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। तो चौथा एनाफेज अवस्था में ये गुणसूत्र हुआ जिसमें 2 क्रोमेटिड हैं, स्पिंडल तंतु खींचा दोनों तरफ से, तो इसके एक भाग, एक क्रोमेटिड ऊपर की ओर और एक क्रोमेटिड नीचे की ओर, भाई 2 भाग तो अलग अलग हो जाएगा। अगर इनका एक अलग चित्र बना देता हूं मैं, ये एक क्रोमेटिड और ये 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े हैं यहाँ पर। जैसे स्पिंडल फाइबर इनको खींचेगा ऐसे दोनों ओर से, 2 भागों में खींचा तो 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे। अब इस प्रकार से ये इनके क्रोमेटिड ये इधर खिंचा रहा है और एक गुणसूत्र का ये भाग इधर खिंचा रहा है। इस समय ये ऐसे प्रतीत होते हैं, अगर इनका चित्र ऐसे बना दिया जाए, ये ऐसा, तो ये जो गुणसूत्र होंगे वो या तो भी आकार के, यू आकार के, जे आकार के या एल आकार के प्रतीत होंगे। और जब स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर का मतलब तरकु तंतु इसको बोलते हैं, तरकु तंतु। जो ये तरकु तंतु क्या होता है, सिकुड़ता है, धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं और सिकुड़ते हैं तो ये इनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो दोनों ध्रुव की ओर खींचते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं, एक तो स्पिंडल फाइबर का या तरकु तंतु का सिकुड़ना या इनके बीच में मध्य रेखा पर एक प्रतिकर्षण भी उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण, जिसके कारण से ये दोनों क्रोमेटिड विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। तीसरा अवस्था टीलोफेज, एनाफेज के बाद पांचवा अवस्था होगा अंत्या अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में ये क्रोमेटिड, इधर भी 2 क्रोमेटिड बना दीजिए ऐसे, ये दोनों क्रोमेटिड दोनों ध्रुव की ओर चले गए। जब यहां पर चले गए जो स्पिंडल फाइबर है ये ऐसा देखिए छोटा हो गया, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा।
और जो सेंट्रियोल था वो भी विलुप्त हो जाएंगे। इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनेंगे, इसमें एक केंद्रिका भी प्रकट हो जाते हैं। प्रकार से केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल था वो विलुप्त हो गए फिर से। अब ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी अर्ध गुणसूत्र है। मैंने इसके जनक कोशिका में कितने गुणसूत्र लिया था? 1 2 3 4 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र लिया था। अब जब 2 गुणसूत्र लिया तो यहाँ पर 2 गुणसूत्र नहीं है, तो इसी समय यहाँ पर जो उपस्थित है न्यूक्लियोटाइडों के जो क्रम होते हैं उसको संश्लेषित करके ये गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्र को संश्लेषित करके पूर्ण गुणसूत्र बना लेते हैं। इस प्रकार से इनके मूल या जनक कोशिका में 2 गुणसूत्र था, तो बनने वाले संतति कोशिका में भी 2 गुणसूत्र ही बने। मतलब गुणसूत्र की संख्या समान, जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिका में, इस प्रकार से बन गए। और ये गुणसूत्र अंत में बनने के बाद ये पुनः क्रोमेटिन जाल के रूप में, मकड़ी की जाल के रूप में फिर से फैल जाते हैं। अर्थात कहें कि जो इंटरफेस अवस्था, प्रोफेस अवस्था जस्ट विपरीत अवस्था माना जाता है। जस्ट विपरीत है, उस समय ऐसी अवस्था था, फिर यहाँ पर उसी अवस्था में आ। तो ये बना 2 कोशिका, एक केंद्रक, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बना है। दूसरा विभाजन इसमें होगा कि कोशिका द्रव्य विभाजन, इसका दूसरा पद बी, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन में होता यह है कि 2 प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है। एक तो पादप कोशिका होगा और दूसरा जंतु कोशिका। जब ये पादप कोशिका में उत्पादन होता है तब विभाजन होता है, तब यहां पर बनता है कोशिका पट, सेल प्लेट। मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि डिक्टियोसोम या गल्जी बॉडी, देखो गल्जी बॉडी का 2 नाम है। जंतु कोशिका में गल्जी बॉडी को गल्जी बॉडी कहते हैं, यदि पादप कोशिका में पढ़ेंगे तो इसी को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो डिक्टियोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लीमयी संरचना दोनों मध्य रेखा पर उपस्थित हो जाते हैं और एक प्लेट बना देते हैं, पट्टी बना देते हैं, जिसके कारण से एक कोशिका से 2 कोशिका विभाजित हो गया। जंतु कोशिका है तो इसमें संकीर्णन उत्पन्न होता है। संकीर्णन उत्पन्न कैसे होगा? ये तो कोशिका प्लेट पादप कोशिका के लिए, यदि इसको जंतु कोशिका की दृष्टि देखें तो इनके जो भी कोशिका झिल्ली है, ये इसमें एक खांच बनता है, इस खांच को संकीर्णन कहते हैं। फिर ये खांच और गहरा होते जाता है दोनों तरफ से, और एक समय आता है कि दोनों खांच आपस में मिल जाते हैं और एक कोशिका से 2 कोशिका बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन के बाद मातृ कोशिका 2 समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक मातृ कोशिका से 2 समान संतति कोशिका विभाजित होती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका संख्या के ठीक बराबर होता है। इस विभाजन में 6 मिनट से लेकर कई घंटे तक का समय लग सकता है। इसके पश्चात समसूत्री विष। अब समसूत्री विभाजन को अवरुद्ध करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जो क्रिया को रोक देते हैं। समसूत्री विष कहलाते हैं। इसमें एक पदार्थ का नाम है कोल्चिसिन। ये जो पदार्थ होता है ये क्रोकच कोल्चिसिन ऑटमनेल नामक पौधे से प्राप्त होने वाले एल्केलाइड हैं, है ना।
कोल्चिसिन, क्रोकस कोल्चिसिन ऑटमनेल नामक पौधे से प्राप्त होने वाले एल्केलाइड है जो कोशिका विभाजन में मध्य अवस्था मेटाफेज में तर्कु निर्माण की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। भाई किसी जनक कोशिका में मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके डिप्लॉइड कोशिका है 42 है, टोटल 42 है। यदि वो बढ़ता गया द्विगुणित में तो उनकी संख्या डिप्लॉइड में 42 है तो ट्रिप्लॉइड में संख्या बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। इस प्रकार से बहुत अधिक गुणसूत्र बन सकते हैं। जब अधिक मात्रा में गुणसूत्र बनते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लाइडी, बहुगुणिता। क्या बोलते हैं? बहुगुणिता। और बहुगुणिता वाले पौधे उनके मूल पौधे से या मूल जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आजकल हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में इस कोल्चिसिन नामक पदार्थ से विभिन्न प्रकार के नए गुण वाले पौधे तैयार करते हैं। इससे उनके गुणसूत्र में वृद्धि हो जाता है। आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जो शिमला मिर्च आप देखते होंगे, वो शिमला मिर्च पुराने जमाने की मिर्च थे, छोटे मिर्च, उन्हीं में इस प्रकार की क्रिया के द्वारा उसको हमने बदल दिया, बड़ा बना दिया। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा है राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, ये भी प्रोफेस अवस्था को रोक देता है। मास्टर्स गैस जो होता है गुणसूत्र को खंडित कर देता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन अवरुद्ध होता है, तब इनको बोलते हैं समसूत्री विष। फिर है समसूत्री विभाजन का महत्व। इसका पहला महत्व है कि इसके द्वारा वृद्धि और विकास होता है, जीवों में वृद्धि और विकास। दूसरा कहें कि कुछ जीव जो होते हैं निम्न वर्ग के जीव, इसी विभाजन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसके द्वारा जंतुओं और पादपों के घाव भरते हैं। इसमें मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्र ही होते हैं और मातृ कोशिका की जो सूचनाएं होती है वो संतानों में जाता है। फिर शरीर की सामान्य मरम्मत की जाती है, मृत कोशिकाओं का पुनर्स्थापन किया जाता है। ये बहुत सारे इनके महत्व हैं। इस प्रकार से कोशिकीय जनन में आज कोशिकीय चक्र और समसूत्री कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन किए। धन्यवाद।